सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। ये तब हुआ जब सुरक्षा बलों ने इस एरिया में आतंकवादियों की मौजूदगी होने की सूचना मिलने पर खोज अभियान चलाया हुआ था। कुपवाड़ा की एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादी शहीद हो गया, एक जवान घायल हो गया। कुपवाड़ा के कालरूस गांव में मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए, एक जवान शहीद हो गया और एक घायल हो गया। केरन सेक्टर में हुई तीसरी मुठभेड़ में एक हो गया। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातार फायरिंग के खिलाफ विरोध भी दिखने लगा है। भोपाल और सीज फायर के खिलाफ लोगों को सड़कों पर दिखा, लोगों ने सीज फायर के खिलाफ के पुतले जलाते हुए अपना रोष प्रकट किया। कल तक लव जिहाद को लेकर ढिंडोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर बचने लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की वृंदावन बैठक, जहां लव जिहाद पर चर्चा ही नहीं की गई। यहां तक कि राजनीतिक प्रस्ताव में भी लव जिहाद की जगह वर्ग विशेष शब्द इस्तेमाल किया गया। सीसैट के विवाद के बीच यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो गई। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शहर के 38 परीक्षा केंद्रों में हुई। परीक्षा सेंटर पर छात्रों की संख्या बहुत कम दिखाई दी। हालांकि परीक्षा को लेकर काफी वक्त से बवाल चल रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो गई, लेकिन लगभग 50% से ज्यादा छात्र परीक्षा देने नहीं आए। यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट का पैटर्न बदलने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध का असर रविवार को साफ तौर पर दिखा। यूपीए की पूर्व सरकार पर एक और किताब बम फूटने वाला है। पूर्व सीएजी विनोद राय अपनी आने वाली किताब नॉट जेल्ड इन अकाउंटेंट के जरिए एक बड़ा दावा करने जा रहे हैं। विनोद राय के मुताबिक यूपीए के नेताओं ने उनके ऊपर कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कुछ नामों को हटाने के लिए दबाव डाला था। यह खुलासा एक अंग्रेजी अखबार के जरिए हुआ है। किताब में कहा गया है कि नेता मेरे घर आए और मुझे कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला आवंटन की रिपोर्ट्स के जुड़े कुछ लोगों के नाम हटा दिए जाएं या उन्हें बचा लिया जाए। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने जनता से किए अपने वादों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। सरकार ने दाखिली जनप्रतिनिधियों के मामलों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि दाखिली जनप्रतिनिधियों के मामलों को जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, साथ ही उनके मामले को 1 साल के अंदर निपटाया जाए। हरियाणा के पानीपत से विजय संकल्प रैली की शुरुआत कर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिली करारी हार के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। पानीपत की रैली में प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान हुड्डा ने अपने 9.5 साल की सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई और पहले की सरकारों से अपनी सरकार को बेहतर बताया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में विजय संकल्प रैली की। रैली में मौजूद भारी भीड़ से उत्साहित हुड्डा ने कैथल में पीएम मोदी की सभा में हुई अपनी हूटिंग पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये उनका नहीं, हरियाणा की जनता का अपमान था। उनके साथ ही उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए वोट की चोट से भी बात कही। राज ठाकरे के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। राज ठाकरे ने नागपुर में कहा कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र में कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज के बयान को अहम माना जा रहा है। राज ने साफ किया है कि वो सारा महाराष्ट्र ही उनके लिए विधानसभा क्षेत्र है। एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को हटाए जाने के मुद्दे को आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के घर का घेराव करेगी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि संजीव चतुर्वेदी ने भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की, इसलिए उन्हें हटाया गया। संजीव चतुर्वेदी को हटाए जाने के पीछे बीजेपी के ताकतवर नेता जेपी नड्डा के करीबी पर कार्रवाई का कारण बता रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी कुर्सी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार ने नरेंद्र मोदी की 100 दिन की सरकार के मुकाबले ज्यादा कामयाबी हासिल की थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने 49 दिनों में इस तरह से काम नहीं किया था जिस तरह से उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक बार फिर न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि वरिष्ठता के आधार पर। जस्टिस काटजू इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुंबई को 2022 तक एलपीजी से मुक्त महानगर बनाने का ऐलान किया। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुंबई में 2022 तक पूरी तरह पीएनजी होगा। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार मुंबई के श्मशान घाटों में भी पीएनजी उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक और वैन चालक की दरिंदगी सामने आई है। आगे की सीट पर बैठने की मामूली सी बात पर 9 वैन ड्राइवर ने 9 साल के मासूम की जमकर पिटाई कर दी, जिससे बच्चे के पैर, कमर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पीड़ित पिता की शिकायत के बाद जब आरोपी कैब चालक का माधीपुर चौक से लेकर पुलिस लाई तो मौका पाकर आरोपी वहां से फरार हो गया। मामले को बढ़ता देख पुलिस वाले अपनी गर्दन बचाने में जुट गए और कहने लगे कि वारदात दूसरे थाने की है। जब यहां दर्ज नहीं हुआ ये मामला तो गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। मर्दानी के नाम से चर्चित हुई मेरठ की ममता यादव ने न्याय में नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। मेरठ पुलिस की कार्रवाई से नाराज ममता ने कहा कि मुझे इनाम राशि नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, और अगर 1 सप्ताह के अंदर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। साथ ही आरोप लगाया कि वारदात के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक घटना में शामिल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन पर एसपी के नेता का हाथ है। आपको बता दें कि सिविल लाइंस थाने के कचहरी पुल के पास मंगलवार को सेंट्रो कार में सवार युवकों ने ममता यादव से छेड़छाड़ करते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। ममता ने कार सवार दोनों युवकों से लोहा लिया तो विशाल ने अपने भाई अंकित को भी बुला लिया, लेकिन फिर भी ममता ने हार नहीं मानी और तीनों को भागने पर मजबूर कर दिया था। लाइव 50 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं। 25 खबरें आप देख चुके हैं, 25 अभी बाकी हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हम थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही मां बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। लव जिहाद की पीड़ित झारखंड की राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए इस खबर की बात करते हैं। तारा शाहदेव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह मामला मीडिया में आने के बाद रांची पुलिस ने फरार आरोपी को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज कर दी है। उधर घटना से नाराज कई संगठनों ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। दबाव पड़ने पर पुलिस ने आरोपी रणजीत कोहली के रांची में 3 घरों को सील कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। इस मामले में जिन बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं वो मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वर्ण पदक विजेता तारा शाहदेव ने आरोप लगाया कि पहले तो खुद को हिंदू बताकर रकीबुल हुसैन ने उससे शादी की और फिर इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया। मुंबई से सटे चेंबूर ईस्टर्न फ्रीवे पर चलती टोयोटा कार में आग लग गई। हादसा बीती रात का है। चेंबूर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ जा रही कार में अचानक आग लग गई। कार में ड्राइवर अकेला था। देखते ही देखते आग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कार का ड्राइवर सुरक्षित है। ताज नगरी में एक बार फिर रिश्ता कलंकित हुआ है। मामला थाना एतमाउद्दौला के ट्रांस यमुना फेज 2 का है, जहां मामा ने अपनी 14 साल की भांजी के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद मामा फरार हो गया। किशोरी को कपड़ा दिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया। कुछ ही दूरी पर एक पार्क में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बदहवास हालत में जब किशोरी घर पहुंची तो परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। लखनऊ में सिपाही पर एक शख्स को पीटकर मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि रुपये के लेन देन के विवाद में हसनगंज कोतवाली में तैनात सिपाही की पिटाई से राजगीर रामजीवन वर्मा की मौत हो गई। सीतापुर का रहने वाला राजगीर हसनगंज के बाबूगंज चरही इलाके में आलोक श्रीवास्तव के मकान में किराए पर रहता था। आरोप है कि कुछ मजदूरों ने
मकान मालिक के दामाद पर रुपया न देने का आरोप लगाया था, जिसके चलते हसनगंज कोतवाली में तैनात 2 पुलिसकर्मी उसकी तलाश में आलोक के घर गए थे और वहां किराए पर रहने वाले राजगीर रामजीवन वर्मा को पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। यहां कैसे शिक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये तस्वीरें छपरा के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की हैं। इन दिनों यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा हो रही है, लेकिन छात्रों के लिए बैठने की जगह नहीं है। लिहाजा छात्रों को मोबाइल फोन की रोशनी में काम चलाना पड़ रहा है, जबकि परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना रहता है। अगर इस तरह परीक्षा होगी तो जाहिर है नकल भी जोरों पर होगी। कैमरे के सामने ही ये छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं। अमृतसर के इंडिया गांव के एक कुएं से स्वतंत्रता संग्राम के 282 शहीदों की 157 साल पुरानी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया गया। यहां शहीदों के अस्थियों की गंगा में प्रभावित किया गया। शहीदी कुआं स्मारक कमेटी के सदस्य अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचे। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने बगावत की थी। उसी के साथ कई छावनियों में भी भारतीय सैनिकों ने बगावत शुरू कर दी थी। लाहौर की मियां और छावनी और बंगाल की इन्फेंट्री की 26 रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी बगावत की थी। ये बागी सैनिक अमृतसर जिले की अजनाला तहसील के इंडिया गांव में पहुंच गए थे। जमींदारों की सूचना पर ब्रिटिश फौज ने 237 को गोलियों से भून डाला था और 45 जिंदा सैनिकों को एक सूखे कुएं में डालने के बाद बंद कर दिया था। शिरडी के साईं बाबा को भगवान मानने को लेकर चल रहे विवाद पर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक धर्म संसद बुलाई गई। इसमें 13 अखाड़ों के प्रमुखों ने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया। संतों का कहना है कि साईं के भगवान होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। धर्म संसद में पहुंचे विद्वानों ने कहा कि साईं बाबा ना गुरु हैं, ना अवतार और ना ही संत। धर्म संसद को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पूजा का कोई फल नहीं मिलने वाला। एक तरफ प्याज की कीमत से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ किसान को प्याज की पूरी कीमत नहीं मिल पा रही। प्याज के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं, तो बिचौलिए मुनाफा कमाने में जुटे हुए हैं। नासिक के लसल गांव स्थित एमपीएमसी मार्केट में प्रतिदिन करीब 15 से 20 हजार क्विंटल प्याज आते हैं। यहां किसानों को बढ़ी हुई कीमतों की जगह बोली के हिसाब से प्याज खरीदा जाता है और उसी प्याज को मार्केट में ऊंची कीमत पर बेचा जाता है, जिसमें किसान और जनता दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अफ्रीकी लोगों को यूरोप लेकर जा रहा एक जहाज लीबिया की राजधानी त्रिपोली के तट पर डूब गया। इस जहाज पर 250 से ज्यादा यात्री सवार थे। तटरक्षक बल ने त्रिपोली से 50 किलोमीटर पूर्व स्थित अल करबुली के किनारे से 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इसके 1-1.5 साल के बच्चे का शव भी बाहर निकाला गया है। फिलहाल राहत बचाव और तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि हर साल सैकड़ों अफ्रीकी नागरिक बेहतर जिंदगी की तलाश में जहाज से यूरोप जाते हैं। लीबिया के इस्लामिक आतंकी संगठन लीबिया डॉन ने ऐलान किया है कि उसने त्रिपोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। एक टीवी रिपोर्ट में दिखाया गया कि हवाई अड्डे पर चलते विमानों के पास इस्लामिक लड़ाके खड़े हैं और भवन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके पहले आतंकी संगठन ने कहा था कि उसके लड़ाकू हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके आसपास की सभी सड़कों पर कब्जा कर लिया है उन्होंने। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर इस्लामाबाद में डटे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान ने कहा कि नए पाकिस्तान का सपना पूरा होने के बाद निकाह करेंगे। इमरान ने ये बात अपने हजारों समर्थकों से बात करते हुए कही। इमरान खान ने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इमरान ने 1995 में जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी की थी, लेकिन दोनों का 2004 में तलाक हो गया था। चीन ने 2013 में थिएनआनमेन स्क्वायर पर हुए आत्मघाती हमले के 3 साजिशकर्ताओं सहित शिनजियांग प्रांत के 8 उग्रवादियों को फांसी की सजा दी है। ये उग्रवादी शिनजियांग प्रांत से जुड़े अनेक उग्रवादी मामलों में शामिल हैं। चीन ने हाल के महीनों में हुए अनेक मामलों के लिए मुस्लिम अलगाववादियों को जिम्मेदार बताया। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने इन सभी को सजाए मौत की पुष्टि के बाद उन्हें फांसी दी। इनमें से 3 उग्रवादियों ने एक आत्मघाती हमले में विस्फोटक से लदी एक एसयूवी थिएनआनमेन स्क्वायर में राहगीरों पर चढ़ा दी थी। इनमें 3 आत्मघाती हमलावरों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। मौत की सजा पाए अन्य 5 आक्सू में पुलिस से हथियार छीनने, विस्फोटकों का अवैध निर्माण करने और काशगार में असैनिक की हत्या करने और सरकारी अधिकारियों की हत्या करने के मामले थे।
गाजा पर ताजा इजरायली हमले में 12 फलस्तीनी नागरिक मारे गए। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक जरूरत होगी ये हमले जारी रहेंगे। पिछले 48 दिनों से चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या 2200 के करीब पहुंच गई है। इजरायल ने गाजा में 13 मंजिला इमारत खाली करने की चेतावनी देने के बाद उसे ध्वस्त कर दिया। इजरायल ने पहले गाजा सिटी के एक आवासीय टावर पर बम गिराए, उसके बाद उसने दक्षिणी भाग में रफा कस्बे पर हमले किए। देश में कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी आईटीसी ने टाटा समूह की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस को पीछे छोड़ दिया है। फॉर्च्यून पत्रिका की सूची में आईटीसी सबसे प्रशंसनीय भारतीय कंपनी बन गई है। आईटीसी ने 19 नई कंपनियों को पछाड़ते हुए ये जगह बनाई है। इनमें कॉग्निजेंट, बिरला समूह की कंपनी आइडिया सेलुलर और डिस्कॉम, बीएसईएस, राजधानी पावर लिमिटेड भी शामिल हैं। बेहतर कंपनियों की 2014 की ताजा सूची में आईटीसी के बाद इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म लार्सन एंड टर्बो ने जगह बनाई है। इसके बाद तीसरे स्थान पर एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर और चौथे पायदान पर कार कंपनी मारुति सुजुकी का नाम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 2014-2015 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर की घोषणा कल कर सकता है। केंद्रीय न्यायसी बोर्ड सीटीबी की 26 अगस्त को होने वाली अगली बैठक के एजेंडे में 2014-15 के लिए ब्याज दर भुगतान का मुद्दा शामिल है। ईपीएफओ ने 2013-2014 के लिए पीएफ जमाओं पर 8.75% की दर से ब्याज उपलब्ध कराया था, जो इससे पहले वित्त वर्ष में दिए गए 8.5% ब्याज से ज्यादा है। आपको बता दें कि देश भर में ईपीएफओ के 5 करोड़ से ज्यादा अंशधारक हैं। देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक एसडी शिबुलाल और उनकी पत्नी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्र में देश के जरूरतमंदों को मदद करेगी। इंफोसिस ने शिक्षा, बच्चों के दिल की सर्जरी, गोल्ड एज पेंशन और ऑर्गेनिक खेती में काम करने वाले लोगों को परामर्श देने वाली संस्थाओं सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन और एडवेट फाउंडेशन को 36 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति कानूनी पचड़े में फंस सकता है। गलत जानकारी देकर गांव की छवि खराब करने को लेकर हरियाणा सरकार और मदाना कला गांव के लोग शो के प्रोड्यूसर और चैनल पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। मॉडलिंग की दुनिया देखने के बाद अभिनेत्री बनी प्रियंका चोपड़ा का मानना है कि वो अभी भी रैंप वॉक के दौरान घबरा जाती है। आशिकी 2 और एक विलन के बाद एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की तीसरी बड़ी फिल्म हैदर रिलीज के लिए तैयार है। बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री और शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर फिल्म हैदर में काम कर बेहद खुश है। अमेरिकी सुपरहिट रियलिटी शो डेटिंग नेकेड की एक कंटेस्टेंट ने $1 करोड़ यानी करीब 60 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोका है। लैक्मे फैशन वीक विंटर फेस्टिवल 2014 के 5वें दिन कई जानी मानी हस्तियों ने रैंप वॉक किया। इस इवेंट को देखने के लिए कई सितारे जमा भी हुए। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में बुरी तरह मात खाने के बाद अब टीम इंडिया वनडे में साख बचाने के लिए उतरेगी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आज 5वें वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में चुने गए टीम इंडिया के बल्लेबाज सुरेश रैना का मानना है कि उनकी टीम को टेस्ट में मिली हार को भुलाकर वनडे में काबिलियत साबित करनी होगी। इंग्लैंड के नेशनल सेलेक्टर फ्रेजर भारतीय टीम के लिए वनडे सीरीज काफी कठिन मान रहे हैं। फ्रेजर ने कहा कि वनडे सीरीज केवल जीत के लिहाज से ही दोनों टीमों के लिए जरूर नहीं है। आज से डेनमार्क के कोपेनहेगन में शुरू हो रही वर्ल्ड बैडमिंटन सीरीज में दारोमदार साइना नेहवाल और पीवी सिंधु पर है। चोट की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा न ले सकी साइना वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने पहले मेडल के लिए जोर लगाएंगी। इसी के साथ ही लाइव 50 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए लाइव इंडिया के साथ, क्योंकि लाइव इंडिया पर तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए
सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या। चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। स्पोर्ट्स ट्रैक की प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लालू और नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा आज दांव पर। पीएम मोदी की भी साख। 4 राज्यों की 18 सीटों पर गिनती आज। नापाक हरकतों से बाज नहीं आया पाक। सांबा सेक्टर और आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में रात से फायरिंग जारी। बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मिशन कश्मीर पर अमित शाह का दूसरा दिन। 44+ को बनाया कामयाबी की नजर। आज कठुआ में रैली को करेंगे संबोधित। आरएसपुरा सेक्टर का करेंगे दौरा। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम फैसले आज। कोल आवंटन रद्द करने पर आ सकता है फैसला। न्यायिक सुधार बिल पर सुनवाई।
लव जिहाद के बाद रांची बंद आज। शूटर तारा शाहदेव मामले में फरार आरोपी रकीबुल हुसैन को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई है। 3 घर और कई गाड़ियां जब्त। मुंबई के लोनावाला से देश की पहली सी प्लेन की सेवाएं आज से शुरू। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और प्राइवेट कंपनी मिलकर चलाएंगी सी प्लेन सर्विस। इंग्लैंड से टेस्ट में करारी हार के बाद 1 दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच ब्रिस्टल में आज। बड़ा सवाल शास्त्री की मौजूदगी में बचेगी टीम इंडिया के साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। इंग्लैंड दौरे पर अब वक्त आ गया है जब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में मिले जख्मों को भुलाकर वनडे सीरीज में नई शुरुआत करे। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उसी वनडे सीरीज के पहले वनडे मैच की। बताएंगे आपको क्या रवि शास्त्री, संजय बांगड़ की पाठशाला टीम इंडिया के लिए जीत के रास्ते दिखाएगी? क्या प्रैक्टिस मैच में मिली जीत वनडे सीरीज में भी जीत का टॉनिक बन पाएगी? लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे अब वनडे सीरीज में जीत दिलवाने के लिए सचिन भी टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। न गब्बर के गदर से, न विराट के वार से, न धोनी के धमाके से, बल्कि इंग्लैंड में जीत दिलाएंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। क्या सचिन तेंदुलकर की फिर से टीम इंडिया में वापसी हो रही है? क्या सचिन ने टीम इंडिया को वापसी कराने के लिए फिर से पैड बांध लिए हैं? तो जरा ठहर जाइए। सचिन ने पैड तो नहीं बांधे, लेकिन हाँ, अंग्रेजों को उन्हीं की सरजमी पर मात देने और टेस्ट सीरीज में मिले जख्मों का हिसाब बराबर करने के लिए एक खिलाड़ी को पैड जरूर बंधवा दिए। और वो खिलाड़ी कोई और नहीं, सुरेश रैना है। जब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में एक के बाद एक मैच हार रही थी, टीम इंडिया का हर वार अंग्रेजों पर कमजोर पड़ रहा था। तब इंग्लैंड से दूर मुंबई में सचिन रमेश तेंदुलकर रैना को बल्लेबाजी के टिप्स दे रहे थे। सचिन बता रहे थे कि कैसे अंग्रेजों का सामना किया जा सकता है, कैसे इंग्लैंड में ग्रीन विकेट पर अंग्रेजों की रफ्तार से बचा जा सकता है। और यह खुलासा खुद सुरेश रैना ने किया। बांद्रा कुर्ला स्टेडियम में मैं सचिन पाजी के पास गया और उनसे पूछा कि इंग्लैंड में मुझे क्या करना चाहिए। इसी पर सचिन पाजी से मेरी काफी बातचीत हुई। साथ ही मैंने उनसे ये भी पूछा कि कैसे इंग्लैंड में मानसिक तौर पर मजबूत हुआ जा सकता है। रैना ने आखिरी वनडे मैच टीम इंडिया के बांग्लादेश दौरे पर खेला था और उसके बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। ऐसे में अगर सचिन के दिए टिप्स काम आ गए तो फिर न सिर्फ रैना दोबारा टीम इंडिया के रन मशीन बन जाएंगे, बल्कि वनडे सीरीज में टीम इंडिया की वापसी हो सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। और सचिन ने भले ही रैना को जीत का गुरु मंत्र दिया हो, लेकिन इंग्लैंड में पूरी टीम इंडिया को पूर्व कप्तान और मशहूर कमेंटेटर रवि शास्त्री ने भी जीत का फॉर्मूला बताया है। दरअसल शास्त्री को वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया है और उन्होंने अपनी पाठशाला में बीते दिनों में धोनी के धुरंधरों को क्या सिखाया वो आपको दिखाते हैं। बदल चुका है कोचिंग स्टाफ, बदलने वाला है जर्सी का रंग। क्या रंग लाएगी शास्त्री की पाठशाला? जी हां,
टीम इंडिया जब अंग्रेजों के खिलाफ बदली जर्सी के साथ वनडे सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी तो निगाहें सिर्फ हार जीत पर नहीं होंगी, बल्कि फैंस को इंतजार होगा उस पाठशाला का जो धोनी के धुरंधर खिलाड़ियों को टीम के नए डायरेक्टर रवि शास्त्री से मिली है।